गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून क्लास। देखिए, अभी हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मुझ लोग को अभी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आपका सिलेबस है काफ़ी लेंदी है और इसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अभी हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी करनी पड़ेगी, तभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए मैंने आज ये क्लास शेड्यूल की हुई है और इस वीक हम लोग एक क्लास हम लोग ने कम भी हुई थी, ठीक है, इस वजह से। तो हम लोग कैपिटल बजटिंग ये टॉपिक पढ़ रहे थे। ओके, सेकेंड। तो कैपिटल बजटिंग में जैसे मैंने बताया था कि मेथड्स होते हैं, टेक्निक होती है कैपिटल बजटिंग की। टेक्निक्स में मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक, नॉन डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंटिंग। नॉन डिस्काउंटिंग में हम लोग बात कर रहे थे पे बैक पीरियड की, थोड़ा बहुत हम लोग ने डिस्कस किया भी हुआ था पे बैक पीरियड मेथड की। उसके बाद दूसरा जो मेथड है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो ट्रेडिशनल मेथड्स। और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो टाइम एडजस्टेड मेथड्स। इसमें एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर मेथड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि पे बैक पीरियड मेथड से मतलब क्या है कि जब आप अ, कोई भी पे बैक जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कब जो भी आप इन्वेस्टमेंट है कब आपके वो पैसे वापस आ रहे हैं। ठीक है? द पे बैक पीरियड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रपोजल्स क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो टू बी इक्वल टू इट्स आउटफ्लो। ठीक है? यहाँ पर आप कोई भी मेथड आपको अप्लाई करना है तो आपको ये देखना है कि कैश इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। सपोज कोई प्रोजेक्ट होगा तो क्या होगा, आउटफ्लो मतलब स्टार्टिंग में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ लगेगा। ठीक है? सपोज कोई मशीनरी खरीदना है या फिर कोई बिल्डिंग खरीदनी है। ठीक है? तो वहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होगा। वो आपका क्या है, कैश आउटफ्लो। ठीक है? उसके बाद उस असेट से आपको जब खरीदने के बाद आने वाले ईयर्स में आपको उस असेट से प्रॉफिट होगा, ठीक है? उसको तो आपने इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि आपको उधर से रिटर्न मिले, ठीक है? तो आगे आने वाले ईयर्स में जब जो प्रॉफिट होता है, जो आपको पैसे आएँगे, उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो, ठीक है? तो यहाँ पर पेबैक पीरियड में हमको यही देखना है कि जो हमारा कैश आउटफ्लो है, यानी जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितने टाइम में हमारे पास वापस आ जा रहा है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पर 2 तरीके से 2 सिचुएशंस हैं, ठीक है? एक तो तरीका ये है कि भई जब आपको जो भी कैश इनफ्लो है, मतलब जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, वो एक कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है? एक ही अमाउंट है जो आपके पास वो पीरियडिकली, ईयरली, मंथली वो पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एन्युटी है, जो एक रेगुलर इनकम है आपकी, उसको बस केवल लेना है, मतलब कि जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय दैट एन्युटी, ठीक है? वो आपका जो भी जो रिजल्ट होगा वही आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी कि उस टाइम पर वो पैसे वापस आ जा रहे हैं, वही आपका पे बैक पीरियड है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, A proposal require a cash outflow of rupees 1 lakh, यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, कैश आउटफ्लो जो है वो 1 लाख रुपीज है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो 20,000 पर एनम फॉर 6 ईयर। और ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आगे आने वाले 6 साल में, यानी पूरी लाइफ उस प्रोजेक्ट की या उस असेट की पूरी लाइफ है 6 ईयर्स, और वहाँ से पैसे जो आएँगे 20,000 रुपए पर एनम पर ईयर पैसे आने हैं। तो ये आपका इनफ्लो हो गया। तो आपको क्या करना है, आउटफ्लो यानी कि कैश आउटफ्लो यानी इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इन एन्युटी इनफ्लो, यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो आपका आ जाएँगे कितने, 5 इयर्स, यानी जो आपका पे बैक पीरियड है वो 5 इयर्स होगा। ठीक है? अगर आपका जो भी एन्युटी है या फिर जो आपको पेरियोडिकली जो इनकम मिल रही है, कैश इनफ्लो, वो सेम है, कांस्टेंट है, एक ही इनकम है, ठीक है? उस कंडीशन में ये चीज़ करना है। उसके बाद देखते हैं जब वो इनकम जो है आपकी अनइक्वल है, ठीक है? यानी कैश इनफ्लो आपका अनइक्वल है। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर मुझे थोड़े कम पैसे मिले, उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स 2 साल के बाद मुझे थोड़े ज़्यादा मिले, 3 साल के बाद मुझे और ज़्यादा मिले, चौथे साल में और कम हो गए, ठीक है? और फिर 4 साल में उस एसेट की लाइफ पूरी हो गई। तो इस तरह से भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है? वो देखते हैं। In case the cash inflows from proposal are not in annuity from then uh, sorry, in case inflow from the proposal are not in annuity form, then cumulative cash inflow are used to compute पे बैक पीरियड, यानी आपको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो यहाँ पर निकालना होगा। कैसे? जैसे आपको यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये आपका देखिए यहाँ पे ये कैश फ्लो है, ठीक है? एनुअल कैश फ्लोज दिख रहा है, ईयर 1 8,000, ईयर 2 6,000, ईयर 3 4,000, ईयर 4 2,000। तो यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना है, कैसे? फर्स्ट ईयर 8,000, सेकंड ईयर 8 प्लस 6, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड ईयर का ऐड कर लिया, 8 प्लस 6 यानी कि 14,000, फिर थर्ड ईयर हो जाएगा 14 प्लस 4 यानी कि 18,000, और फोर्थ ईयर 18 प्लस 2 यानी कि 20,000। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आपको पहले
निकालना होगा, पहले उसको आपको दिखाना होगा, फिर आपको जो है फिर आप उस क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका पे बैक पीरियड क्या है। कैसे? देखते हैं, क्वेश्चन पहले देखते हैं। A proposal require a cash outflow of 20,000, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,000 रुपए, एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, शायद आप लोग को ना दिख रहा हो। हाँ। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, अ प्रपोजल रिक्वायर्ड अ कैश आउटफ्लो ऑफ 20,000, यानी 20,000 रुपए का आउटफ्लो है, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोज ऑफ 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 एंड 2,000। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2,000 ओवर नेक्स्ट 5 years, 5 साल तक इनका ये कैश इनफ्लो है, यानी वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो असेट है, उसकी लाइफ 5 years है, ठीक है। The payback period is 4 year because sum of cash inflows for the first 4 year is 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्यूमुलेटिव जो कैश फ्लो निकाला गया है, यहाँ पे फोर्थ ईयर में कितना आ गया है आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो? 20,000, यानी कि 20,000 आपका इन्वेस्टमेंट था और 20,000 आपको फोर्थ ईयर में मिल जा रहा है वापस, यानी कि यहाँ पर जो पे बैक पीरियड है वो 20,000 है। ओके। अ, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। द पे बैक पीरियड इज 4 year बिकॉज सम ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट 4 year इज 20,000, 8,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000। A measurement problem may occur when cumulative cash inflow do not exactly equal to the proposal's cash outflow। अभी सपोज यहाँ पर जो फोर्थ ईयर का अमाउंट है ये 2,000 नहीं होता, ये 4,000 होता, तो ये आपका जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो तो आपका 22,000 हो जाता। तो वही वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर कैसे आप निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है देखते हैं। नाउ द रिक्वायर्ड क्यूमुलेट, एक सेकेंड, हाँ, इन सेम केस इफ कैश आउटफ्लो ओनली 18,500 देन पे बैक पीरियड मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे? नाउ द रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज 18,500 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, and the cumulative cash inflow is 18,000 for the fourth year, and an annual cash inflow is 2,000, therefore cash इनफ्लो, मतलब कि कुल मिला के आपको ये देखना है कि वो एग्जैक्टली exactly कितने टाइम पर 20,000 रुपए आपके बन रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज इस एग्जांपल को छोड़ दीजिए, अगर ऐसे ऐसे मानिए अगर आपका जो फोर्थ ईयर में जो भी कैश फ्लो है वो 4,000 है, यानी चौथे साल आपको 4,000 रुपए मिले, तो पूरे साल आपको कितने 4,000 रुपए मिले, यानी हम ये मानते हैं 6 महीने में आपको 2,000 रुपए मिले होंगे, तो 18 प्लस 2 यानी कि 20,000 हो गए। ठीक है, यानी कि 3 years 6 month ये आपका होगा पे बैक पीरियड। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि वो 20,000 रुपए कब मिल रहे हैं। अगर पूरे साल में 4,000 रुपए मिले हैं, तो ये मान लेते हैं कि भाई 6 मंथ में 2,000 रुपए, ठीक है, और तो 6 मंथ में 2,000 रुपए, 18,000 तो पहले ही मिल चुके थे, 18,000 पहले ही मिल चुके थे, प्लस 2,000 20,000, यानी कि आपके 3 years 6 मंथ यानी 3.5 years में आपको वो आपका पे बैक पीरियड होगा, उस टाइम में आपको वो पैसे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ और जब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सा ये टेक्निक है। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है क्वेश्चन में, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख रुपीज एंड यील्ड एन एनुअल कैश इनफ्लो और 20,000 रुपीज फॉर 8 years, यानी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 8 years है, तो यहाँ पर इनको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो अगर आपका इक्वल है जो कैश इनफ्लो है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 यानी कि 5 years हो गया है। ठीक है, तो ये तो आसान है, आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है,
A project cost 5 lakh and yield annually profit of 80,000 after depreciation 12 percent per annum, but uh, uh, before tax of 50% calculate payback period. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट पूरा पूरा प्रॉफिट नहीं बताया है, ठीक है, वहां पे आपको प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका है 80,000, इसमें से इन्होंने टैक्स को माइनस किया, ठीक है, टैक्स को माइनस किया, 50% टैक्स माइनस किया 40,000, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 40,000 रुपीज। और इन्होंने क्या किया है, जो डेप्रिशिएशन इन्होंने माइनस किया हुआ था, यहाँ पे देखिए दिया गया है 12% डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, प्रॉफिट जो होना चाहिए वो बिफोर डेप्रिशिएशन एंड आफ्टर टैक्स होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट जो होगा आपका वो बिफोर डेप्रिशिएशन, मतलब डेप्रिशिएशन आपको अगर माइनस कर दिया गया है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डेप्रिशिएशन को ऐड कर दिया है 60,000, और टैक्स को माइनस कर दिया है। तो इस तरह से जो अमाउंट आ गया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो 5 लाख रुपए है, जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो 1 लाख रुपए है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 5 ईयर्स आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा, ठीक है। हम लोग कंसिडर करते हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स, ओके। आ, हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, डिटरमाइन द पे बैक पीरियड फॉर अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर अ कैश outlay of 10,000 and generate cash inflows of 2,000, 4,000, 3,000 and 2,000 in the first, second, third and fourth year respectively, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कैश आउटफ्लो है, मतलब इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपए है, और जो इनफ्लो है, ठीक है, वो है 2,000, 4,000, 3,000 और 2,000 रुपए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी आपको पे बैक पीरियड बताना है, यानी कि अनइक्वल है, जो आपका कैश इनफ्लो है वो अनइक्वल है, हर साल अलग अलग अमाउंट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, आपको इसमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आपका पे बैक पीरियड आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, टोटल कैश आउटले 10,000, द कैश इनफ्लो फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल कितना होगा, 2,000, 4,000, 3,000 यानी 9,000, क्यूमुलेटिव आपका आ गया आफ्टर 3 इयर्स 9,000। अभी क्या करना है, अगर मैं फोर्थ ईयर का जोड़ देता हूँ, फोर्थ ईयर का यानी 2,000 रुपए जोड़ देता हूँ, तो वो 11,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। up to the third year, the total cost of not is not recovered, but total cash inflow for the 4 year are 9,000 plus 2,000 yani 11,000, 1,000 more than the cost of project. So the payback period somewhere between 3 and 4, ठीक है। तो यहाँ यानी कि 3 साल में आपको 9,000 रुपए मिल रहे हैं और 4 साल में आपको 11,000 रुपए मिल जा रहे हैं। तो यानी कि जो आपका पेबैक पीरियड है वो कहाँ पर है, 3 और 4 साल के बीच में है, यानी थ्री थ्री इयर्स एंड फ्यू मंथ्स। वो कितने मंथ्स है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। 3 इयर्स तो कंफर्म है भाई, 3 इयर्स है, और 4 इयर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 इयर्स में जैसे जा रहे हैं तो आपके वो जो भी क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है वो 11,000 हो जा रहा है, जो कि 10,000 से ज्यादा है। तो जो पे बैक पीरियड है वो आपका 3 और 4 इयर्स के बीच में ही होना चाहिए। So assuming that the cash inflow occur evenly throughout the year, the time required to recover 1,000 will be 1,000 divided by 2,000 into 12 यानी कि 6 मंथ, ठीक है। तो हम वो बता देख लेंगे कि भाई एक साल में अगर मुझे 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 1,000 रुपए कितने टाइम में मिलेंगे, 6 मंथ में मिलेंगे, ठीक है। इस ये हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि भाई वो जो भी अमाउंट है वो एक इसी टाइम पीरियड के लिए मिला हुआ है, मतलब कि जो है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर, जो इनफ्लो है कैसा है,
एकदम आपको पूरे टाइम पे एक ही तरह से पैसे इनफ्लो हुए हैं, पैसे मिले हैं, ठीक है? एक इस पे हर एक इस जो है एग्ज़ैक्ट वही टाइम पे आपको ड्यूरेशन पे वो पैसे वापस आए हैं, ठीक है? ये चीज़ अज़्यूम करनी पड़ती है, ठीक है? आप एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते। तो अभी क्या करना है, ₹2000 पूरे साल में आ रहे हैं, तो ₹1000 6 मंथ में आ जाएँगे। यानी 3 इयर्स तो था ही पे बैक पीरियड, 3 इयर्स प्लस 6 मंथ, ये आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा। यानी ₹10,000 मेरे रिकवर कब हो रहा है पूरे? 3 इयर्स 6 मंथ में रिकवर हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका पेबैक पीरियड मेथड था, जो यहाँ पर बस आपको क्या देखो वहाँ पर इस मेथड में हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, हम लोग को कोई भी डिस्काउंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये सारे पैसे जो हैं हम लोग को फ्यूचर में मिलने वाले हैं, मगर हम ये अज़्यूम करते हैं कि इनकी वैल्यू जो फ्यूचर में होगी, जो फ्यूचर में मिल रहे हैं पैसे, उनकी आज भी वही सेम वैल्यू होगी। ये अज़्यूम करके हम लोग पेबैक पीरियड मेथड से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। अभी जो दूसरा मेथड है ये भी नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है, अकाउंटिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है एवरेज, यहाँ पर हम लोग को एवरेज एनुअल प्रॉफिट लेना है और एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है। और सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इससे हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 कर दिया, ठीक है? परसेंटेज आ जाएगा। Accounting rate of return is percentage rate of return that is expected from the investment or asset compared to the initial cost of investment। खैर ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग एनपीवी, आईआरआर वो पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये खैर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है? Accounting rate of return is a percentage rate of return that is expected from an investment or asset compared to the initial cost of investment. Typically, ARR is used to make capital budgeting decisions. For example, if your business needs to decide whether to continue with a particular investment, whether it's project or acquisition, an ARR calculation can help to determine whether going ahead in the right move. The accounting rate of return formula is as follows. ARR is equal to average annual profit divided by एवरेज इन्वेस्टमेंट। अभी ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट या एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें भी मेथड्स हैं। सबसे पहले तो है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड। इसमें केवल हमको एवरेज नहीं चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसको कंसीडर करते हैं केवल, ठीक है? Under this method, average annual earning or profit over life of project are divided by total outlay of the capital project, the original investment. Thus, the ARR under this method is a ratio between average annual profit and original investment established। वी कैन एक्सप्रेस द ARR इन फॉलोइंग वे। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है एवरेज एनुअल प्रॉफिट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये है, दो मेथड है। एक तो जहाँ पर एक जगह हम लोग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है लेते हैं और एक जगह हम एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है? ये एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड है, वही सेम चीज। एवरेज एनुअल एवरेज नेट अर्निंग डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है? द अमाउंट ऑफ, अभी ये देखते हैं भाई एवरेज इन्वेस्टमेंट से मतलब क्या है, ठीक है? देखिए यहाँ पे दिया गया है द अमाउंट ऑफ एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू एनी फॉलोइंग मेथड, ठीक है? दो मेथड देखिए यहाँ पर दिया गया है। एक में अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है, अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई, जैसे कि मान लीजिए कोई मशीनरी है, ठीक है? उसका लाइफ जो है 10 साल तक है, उसकी लाइफ 10 इयर्स तक है।
तो आफ्टर 10 इयर्स जब वो मशीनरी अभी उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब अभी वो खत्म हो चुके हैं, मतलब इसको यूज़ करना मतलब आपको उससे अगर आप यूज़ करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तब भी उसके स्क्रैप की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है ना, आप उसको अगर बेचने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो पैसे मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है? तो अगर स्क्रैप वैल्यू है तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक, ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। और अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है? मतलब स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, एंड स्क्रैप है, स्क्रैप वैल्यू अगर दिया गया है क्वेश्चन में तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव्स, यहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स बताए गए हैं इनको। यहाँ पर दो मशीन है, ठीक है। द ओल्ड मशीन हैज बीन इन यूज फॉर लास्ट 4 years, द टैक्स इज चार्ज्ड 50%, which alternative should be preferred using accounting rate of return as the criteria, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भई आप कौन-सा आप अल्टरनेटिव प्रेफ़र करोगे, ठीक है? आपको जो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कौन से अल्टरनेटिव को प्रेफ़र करेंगे? यहाँ पर देखिए इनका परचेज़ प्राइस दिया गया है। यहाँ पर इनका टोटल एस्टिमेटेड लाइफ़ दी गई है 8 इयर्स, 10 इयर्स, और एस्टिमेटेड कैश कॉस्ट पर एनम दिया गया है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर एनम दिया गया है और स्क्रैप वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहले हम मुझे प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? वो पहले पता करना है कि भई हम मुझे एनुअली कितना प्रॉफिट मिलेगा ओल्ड मशीन से और न्यू मशीन से, वो मुझे पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो एस्टिमेटेड जो आपका कैश कॉस्ट है, वो है 10,000 रुपीज़ आपका ओल्ड मशीन का, और 12,000 रुपीज़ आपका न्यू मशीन का, ये कॉस्ट लग रही है आपकी उस मशीन को चलाने में, और उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। वो आपकी कॉस्ट हो गई, वो आपके 10,000 ओल्ड के लिए और 12,000 आपके न्यू मशीन के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, डेप्रिसिएशन इन्होंने निकाला है, ठीक है? डेप्रिसिएशन निकाला है जो पूरी लाइफ टाइम का, ठीक है? जो भी परचेज इनका परचेज जो प्राइस है माइनस इन्होंने क्या किया है, देखिए डेप्रिसिएशन आप लोग ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को पता होगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन और उसको उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है? तो जो है यहाँ पर जैसे इन्होंने क्या बोला, 20,000 रुपए कॉस्ट है मशीन की, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया है, और टोटल जो लाइफ है जो है मशीन की, असेट की, उससे इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है? इससे इनको क्या हो गया, हाँ, 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ गया ओल्ड मशीन और 4,000 डेप्रिसिएशन आ गया न्यू मशीन। तो टोटल जो कॉस्ट हो गई इनकी, वो आ गई 12,000 रुपए ओल्ड एंड न्यू मशीन के लिए 16,000। रेवेन्यू आ गया इनका, यानी प्रॉफिट ये क्वेश्चन में दिया गया 18,000 एंड 24,000। इसके बाद दोनों में का जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। टैक्स रेट दिया गया है 50%, टैक्स रेट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो 3,000 एंड 4,000। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग को ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जहां आपको प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको रेवेन्यू दिया रहेगा, ठीक है? रेवेन्यू से आपको पता करना पड़ेगा कि रेवेन्यू से मतलब क्या है कि कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसमें से प्रॉफिट, जब आप उसमें से कॉस्ट माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है? अगर प्रॉफिट दिया गया है फिर तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, फिर तो आपको डायरेक्ट उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फॉर्मूले में लगा देना है। मगर अगर रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना होगा, और जो उसके बाद जो निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं है, आपको जो अर्निंग आपको पता चल गया है, ठीक है? अब दो, जैसे कि मैंने बताया, दो मेथड है, दोनों मेथड से इन्होंने सॉल्व कर लिया है।
एक तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड है, दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड है। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में क्या किया, 3000 रुपीज अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया है ओल्ड मशीन का प्रॉफिट। तो 3000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 20,000, यानी कि इनका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%। इसी तरह न्यू मशीन के लिए 4000 अर्निंग डिवाइडेड बाय 50,000 ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, यानी 8% इनका आ जाएगा ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके। इसी तरह एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बताया था, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये आप डिवाइडेड बाय 2, ये आपका हो जाता है एवरेज इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बताया था कि मतलब जब आपको स्क्रैप वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उसमें से आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर किया है, जिससे इनकी जो वैल्यू आ रही है, अगर हम लोग ओल्ड मशीन की बात करें तो उधर जो वैल्यू आ रही है एवरेज इन्वेस्टमेंट की वो 8,000 और न्यू मशीन की 20,000। तो इस तरह से अगर हम लोग रिटर्न निकालेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट के मेथड से, तो वहाँ पर ओल्ड मशीन के लिए जो रिटर्न आ रहा है वो 37.5% आ रहा है और न्यू मशीनरी के लिए 20% आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों जगह अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, चाहे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड से कंपेयर कर रहा हूँ, चाहे मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे जो रिटर्न ज्यादा दिख रहा है वो ओल्ड मशीन में ज्यादा दिख रहा है। इधर जैसे इधर मुझे 15% दिख रहा है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड में, और एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड में मुझे 37.5% रिटर्न दिख रहा है। तो मैं बिल्कुल ओल्ड मशीन के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये दोनों जो मेथड्स थे वो थे नॉन डिस्काउंटिंग मेथड्स थे, जहाँ पे आपको डिस्काउंट नहीं करना होता है। ठीक है। अभी अभी यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, जहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट करना होगा वैल्यूज को। तो एक चलिए आज के लिए वैसे इतना ही रखते हैं, मगर अभी आप लोगों को क्या करना है, अ, आप लोगों को सरप्राइज टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, मैंने सरप्राइज टेस्ट ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है, अभी असाइन नहीं किया है। तो बाकी बचे हुए टाइम पे आपको, यानी 15 मिनट्स में आपको सरप्राइज टेस्ट देना है। ओके, मैं अभी असाइन कर रहा हूँ वो। देखिए यहाँ पे 4 सेट है, ठीक है, सबके अलग अलग सेट है, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा आपका सेट कौन सा है। आ, उसके बाद उसको करिएगा। ठीक है, जो आपको सेट अलॉट किया गया है वही क्वेश्चंस करिएगा। आप लोग को पता ही होगा इसमें क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एक हार्ड कॉपी में आपको सॉल्व करना है, फिर उसको स्कैन करना है और इधर अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी तक करते आ रहे हो। मैंने तो सोचा था आज थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ा दूंगा, मगर मुझे स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, तो इस वजह से मैं अभी आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मगर क्योंकि आगे के जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो नॉन डिस्काउंट जो डिस्काउंटिंग मेथड्स के जो भी टेक्निक्स है, जो मेथड्स हैं, डिस्काउंटिंग मेथड्स हैं, तो इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। अभी आप लोग ये सरप्राइज टेस्ट करिए, और जिसको जो सेट अलॉट हुआ है, असाइन हुआ है, वही करेगा। यहाँ पे जैसे ये सेट ए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये केवल 15 स्टूडेंट्स होंगे जिनको अलॉट हुआ होगा, सभी को नहीं। ये आपका सेट बी है।
और आपके पास वही 15 मिनट्स का टाइम है, 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट में सो। सर सबमिटेड। ओके, ठीक है।